हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संघ हेमिकोडेटा या हम इसे कहें फाइलम हेमिकोडेटा के बारे में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम लेकर डिस्कस करने वाले हैं। 11th क्लास एनसीईआरटी इनवर्टिब्रेट्स का ये हमारा लास्ट फाइलम है। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम कोडेटा या संघ कोडेटा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो हेमिकोडेटा है इसमें आप दो वर्ड देख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो हेमी है ये एक प्रीफिक्स है, जिसका मीनिंग होता है वन हाफ, ठीक है, वन हाफ। और दूसरा है कोडेटा, ठीक है। ये दोनों वर्ड से मिलके बिना है कोडेटा, जिसे कहते हैं रज्जू की, और वन हाफ मतलब अर्ध रज्जु की, या इसका मीनिंग होता है आधा, तो हम इसे कहते हैं हिंदी में अर्ध रज्जु की, ठीक है। क्योंकि इनमें जो नोटोकोड है वो ट्रू नोटोकोड नहीं पाई जाती, लेकिन नोटोकोड के सिमिलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। उसे स्टोमो कोड कहते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि इसमें ट्रू जो नोटोकोड है वो एब्सेंट होती है, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध रज्जु की, या जो इसके लिए अर्ध के लिए या आधे के लिए जो परफिक्स यूज किया जाता है या उपसर्ग यूज किया जाता है उसे कहते हैं हेमी, ठीक है। तो आपको समझ में आया हेमी कोडेटा का मीनिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो टॉपिक, इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन्हें हेमिकोडेटा पहले कसूरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था। जब ये वाला फाइलम है जिसे पहले कोडेटा, जो कसूरुकी या इसे कहें कोडेटा, जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है, इस फाइलम में संघ कोडेटा में ही इसको रखा गया था। लेकिन अब इसे अरज्जुकी या हम इसे कहें इनवर्टिब्रेट्स में, या अरज्जुकी या इनवर्टिब्रेट्स में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। अब इसको अलग संघ के रूप में रखा गया है, और यह नॉन कोडेड या कहें अरज्जुकी और कोडेड के बीच की एक कनेक्टिव लिंक है या संयोजक कड़ी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख ही लेते हैं। हेमिकोडेटा इज connective link between non-coded and coded, ठीक है। इनवर्टिब्रेट के और वर्टिब्रेट के दोनों के मध्य हेमिकोडेटा एक संयोजक कड़ी का काम, संयोजक कड़ी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आए, हेमिकोडेटा के कोलर क्षेत्र में जो इसका ये वाला कोलर क्षेत्र है, कोलर क्षेत्र में एक में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकोड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक इस क्षेत्र में क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टोमोकोड, ठीक है। और यह एक अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकोड कहते हैं, जो किसके समान है, पृष्ठ रज्जु के समान होती है। या हम ऐसा कहें कि जो स्टोमोकोड है ये जो वर्टिब्रेट के नोटोकोड के समान होती है, पर ट्रू नोटोकोड नहीं होती, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आपको समझना है कि ये किसके समान है, स्टोमोकोड के। या यहाँ पर और इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं बकल डायवर्टिकुलम, ठीक है। स्टोमोकोड या बकल डायवर्टिकुलम इसे ही कहते हैं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी बकल कैविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए इस रीजन को कॉलर रीजन या हम कहें बकल कैविटी। ठीक है, इसकी बकल कैविटी में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं स्टोमोकॉर्ड या बकल डाइवर्टिकुलम, जो किसके समान है, ये सिमिलर टू, यहां पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। ठीक है, सिमिलर टू बकल कैविटी या स्टोमोकॉर्ड किसके सिमिलर होती है, नोटोकॉर्ड के सिमिलर होती है, इसलिए इनको कहते हैं अर्धरज्जुकी। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, इस संघ के प्राणी जो हेमिकोर्डेटा में जो एनिमल्स हैं वो कृमि के समान कैसे हैं, वर्म लाइक है। ठीक है, इनका बॉडी सिलेंड्रिकल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एग्जांपल है बेलेनोग्लोसस का, इसमें आपको एक कृमि रूपी या गोल सिलेंड्रिकल बॉडी इसका दिख रहा है, तो ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये कृमि के समान स्ट्रक्चर होती है, वर्म लाइक होती है, कृमि के समान होती है तथा समुद्री जीव है, समुद्र में पाए जाने वाले जीव है, जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या अंग तंत्र स्तर का होता है। तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पॉइंट्स हम बना लेते हैं कि सारे पॉइंट्स लास्ट में रिवाइज करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, पहला है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, बॉडी ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल को आपको इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये सब द्विपार्श्व रूप से सममित त्रिकोण की तथा प्रगुही प्राणी है। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में है, इसमें आपको 3 वर्ड मिल रहे हैं, द्विपार्श्व रूप से, या हम बात करें इनमें सिमेट्री की बात करें, सममिति की, तो सममिति किस प्रकार की है, बाइलेटरल सममिति। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अगर हम सममिति 3 प्रकार की थी, असममिति या उसे कहते हैं अरीय सममिति या रेडियल सममिति, और तीसरी है द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, 11वीं क्लास एनसीईआरटी के आधार पर। और इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है त्रिकोर की, या हम इसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या है कि जो जर्मिनल लेयर्स के दौरान, इनमें जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इनमें तीनों प्रकार की जो जर्मिनल लेयर्स है वो आपको देखने को मिलती है, तो इसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है प्रगुही। प्रगुही को हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सिलोम। सिलोम किस प्रकार की सिलोम आपको इसमें देखने को मिलती है, ये ट्रू सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। पहली बात तो ये सिलोमेट है, तो किस प्रकार के ट्रू सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और इसमें सिलोम किस टाइप की होती है, इसमें एंटेरोसिलस सिल टाइप की आपको सिलोम देखने को मिलती है। किस टाइप की, एंटेरोसिल टाइप की। ठीक है, एंटेरोसिलस टाइप की सील देखने को मिलती है। और जो एंटेरोसील है ये 3 भागों में विभाजित होती है। पहली है प्रोटोसील, दूसरी है मीजोसील, और तीसरा है मेटोसील, या इसे कहते हैं मेटासील। तो जो सिलोम है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। हम सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ज्यादा चीजें हम ऐड करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका जो एनिमल्स हैं इनका शरीर कैसा होता है, बेलनाकार होता है। इनका बॉडी किस टाइप का है, शरीर बेलनाकार है तथा शुंड तथा कोलर तथा लंबे वक्ष में विभाजित होता है।
अगर हम बॉडी की बात करें, जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है शुंड, दूसरा कॉलर और तीसरा है वक्ष। 3 भागों में डिवाइड है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोबोसिस। और इसे कहते हैं कॉलर। और लास्ट में इसे कहते हैं ट्रंक। इन 3 भाग में एनिमल की बॉडी डिवाइड होती है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है बेलेम्नोग्लोसस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला रीजन है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ पर जो रीजन है ये है शुंड का, या इसे कहते हैं प्रोबोसिस। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट है किसका? कॉलर वाला। और यहाँ से लेकर जो अंतिम भाग तक, यहाँ तक ये एनस प्रेजेंट होता है इसमें। यहाँ तक जो वाला भाग है ये किस में आता है? ये ट्रंक में आता है या वक्ष में आता है। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्लियर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। यहाँ पर जो परिसंचरण तंत्र है ये पे गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपको देखने को मिलता है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन सिस्टम आपको देखने को मिलता है। किस टाइप का? ओपन टाइप का सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप स्वयं भी इंग्लिश की एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं कि उसमें आपको ओपन टाइप का सर्कुलेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है ये गलत लिखा हुआ है, तो आप इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए कि इसमें आपको किस टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है? ओपन टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है रेस्पायरेशन के बारे में। रेस्पायरेशन किससे होता है? रेस्पायरेशन क्लोम मराइन एनिमल्स है या वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, तो रेस्पायरेशन किससे होगा? रेस्पायरेशन होता है बाय गिल्स के द्वारा। बाय गिल्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है शुंड ग्रंथि इसमें उत्सर्जी अंग है। जो एक्सक्रीशन है वो उसका ऑर्गन कौन है? शुंड ग्रंथि एक्सक्रीशन अंग है। तो ये शुंड ग्रंथि को क्या है? क्या है? इसकी एक्सक्रीशन ग्लैंड है। यहाँ पर हम यहाँ पर नोट करते हैं, जो शुंड ग्रंथि है इसको कहते हैं प्रोबोसिस, या इसे ही कहते हैं सिंगल ग्लेमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये किसका काम करती है? ये एक्सक्रीशन का काम करती है। और इसके बाद अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो यहां पर हम एक पॉइंट और बना लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं वो रिप्रोडक्शन को लेकर दिए गए हैं। तो यहां पर एक नया पॉइंट बना लेते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन लेकर यहां पर नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी कि एनिमल कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, यूनिसेक्सुअल हैं। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, वो कैसा होता है? बाह्य निषेचन हो रहा है। या जो फर्टिलाइजेशन है किस टाइप का है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जो मेल और फीमेल गैमेट हैं उनको बाहर रिलीज कर दिया जाता है या वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, जहां दोनों का फ्यूज होकर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर जो गैमेट का फ्यूजन है ये बॉडी के बाहर हो रहा है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो परिवर्धन लार्वा टोनेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है, इसमें डेवलपमेंट किससे होता है, जो जाइगोट है उससे आगे चल के क्या बनता है, उससे आगे चलकर लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो डेवलपमेंट किस टाइप का है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। और लार्वा कौन सा है, लार्वा की बात करें तो टोर्नेरिया लार्वा इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा जो स्टेटमेंट था कि परिवर्तन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो आपको कौन सा लार्वा देखने को मिलता है, टोनेरिया लार्वा आपको इसमें देखने को मिलता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं दो, आगे हम एग्जाम्पल्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर नोट कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। इसकी जो डिवाइस, इसका क्लासिफिकेशन आगे चलकर दो क्लासों में किया गया है। पहली क्लास है एंटेरोप्ल्यूरिस्टा, एंटोप्न्यूस्टा। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, पहला है बेलेनोग्लोसस, और दूसरा है, और चलो यहां पर लिख ली, इसे ही कहते हैं टंग वर्म, इसका नाम आ सकता है, इसे कहते हैं टंग वर्म या इसे कहते हैं एकॉर्न वर्म। ठीक है, एकॉर्न वर्म या टंग वर्म, इन दोनों के नाम से ही इसके क्वेश्चंस बनते हैं या एग्जाम्पल में इसके पूछे जाते हैं। और इस क्लास का दूसरा मेंबर है, वो है सेकोग्लोसस। ठीक है, और ये इसकी क्लास है, ये पहली क्लास है। और इसके बाद एक क्लास और है, इसकी क्लास जो दूसरी क्लास है वो है टेरोब्रेंकिया। ठीक है, टेरोब्रेंकियल। इसका एक एग्जाम्पल है रोब्डोप्ल्यूरा। ठीक है, ये इसके दो एग्जाम्पल्स है, तीन एग्जाम्पल्स हैं, बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस और रोब्डोप्ल्यूरा। ठीक है, यहां पर हम इसे नोट कर देते हैं। ठीक है, ये इसके तीनों एग्जाम्पल्स हैं। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया फाइलम हेमिकोर्डेटा के बारे में, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उनको कंप्लीट किया। उनके सारे पॉइंट्स आप पॉइंट टू पॉइंट आप देख सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप प्लीज जरूर हमें बताएं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो संघ कोर्डेटा के बारे में। इससे पहले हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं उन्हें हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज जो ये तो आपको ऐसे जनरली आपको याद रही जाएगी, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, स्टोमोकोड। स्टोमोकोड किस में पाई जाती है, जो हेमिकोर्डेटा के मेंबर्स हैं उनमें पाई जाती हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है बक्कल डायवर्टिकुलम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से जो
इनकी डिटेल्स है कि हेमिकोडेटा के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको याद होना ही चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यह वाला स्टेटमेंट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कृमि के समान जीव इसमें पाए जाते हैं, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, और समुद्री जीव हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे इनको, इनकी बॉडी का डिवीजन किस में किया जाता है, इनको 3 प्रकार की बॉडी में, जैसे कि कॉलर में, प्रोबोसिस में और ट्रंक में इसका विभाजन किया गया है। सर्कुलेटरी सिस्टम का विशेष ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो दिया गया है वो गलत है, इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको करेक्शन जरूर करें कि इसमें किस प्रकार का सिस्टम देखने को मिलता है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद श्वसन क्लेम, और यहाँ पर जो उत्सर्जी अंग है इसका प्रोबोसिस ग्लैंड, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और नर एवं मादा अलग होता है, और इसका लार्वा अवस्था आपको याद होना चाहिए कि टोनेरिया इसका लार्वा है। ठीक है, उसके बाद जो दोनों एग्जाम्पल है ये इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स बन जाते हैं। यहाँ पर जो रेस्पिरेशन आपको आज समुद्र जीव है तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो गिल से ही रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, उत्सर्जनी अंग का याद होना आवश्यक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहें तो इसे भी कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, बाह्य होता है। और इनडायरेक्ट लार्वा अवस्था पाई जाती है, मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार का है, वो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट है, तो इसे आप हाईलाइट ना करें। तब भी आपको अगर लार्वा अवस्था याद है कि लार्वा पाया जाता है, इसका मतलब उसमें डेवलपमेंट किस प्रकार का है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसमें होता है, या अप्रत्यक्ष जो परिवर्तन है वो होता है। ठीक है, तो हमारे ये सिंपल सिंपल से टॉपिक जो थे आज, हमारा इस फाइलम के बाद हमारा जो इन्वर्टिब्रेट का ये हमारा लास्ट फाइलम था। इसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ कोर्डेटा के बारे में। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कोर्डेटा के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, फिर उसके बाद कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन लेंगे, उसके बाद जो इसकी क्लासेज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई पॉइंट है स्किप हो गया है तो आप प्लीज उसे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक्स, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।